Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history from trade to territory, व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, हम लोग आपकी हिस्ट्री का सेकेंड लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कल के वीडियो में जो कि आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था इस लेसन का, मैंने उसमें आपको बताया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक छोटी सी कंपनी थी और वह भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी। भारत के पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं था कि भारत में क्या हो रहा है, और ना ही उसकी कोई दिलचस्पी थी। फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगी, और एक वक्त आया कि भारत का मैक्सिमम हिस्सा जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला आया, और लगभग 100 साल जो है वो भारत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा। फिर 100 साल भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल तक हुकूमत किया। कैसे? इस लेसन में हम लोग इसी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सेक्शन नंबर 1 करेंगे, जिसका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यानी कहने का मतलब है कि ईस्ट के देशों में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। कहता है क्या, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। कहता है कि 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हुई इजाजतनामा लेने में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो उस जमाने में इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। कौन सा इजाजतनामा, कौन सा घोषणा पत्र? चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र, इजाजतनामा जिसमें आपको कुछ परमिशन दिया जाता है। तो जो घोषणा पत्र जो था उसमें यह लिखा था कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ईस्ट के तरफ वाले जो देश जो हैं उन देशों में सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस करेगी इंग्लैंड की तरफ से। मतलब इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनी जो है वह ईस्ट के देशों में बिजनेस नहीं करेंगी सिवाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये जो है इजाजतनामा जो है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इसको हासिल करने में कामयाब हुई? तो कहता है कि 1600 में। मतलब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कहा कि देखिए, आज से इंग्लैंड से ईस्ट की तरफ जितने भी देश हैं वहां पर इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस करेगी। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका सिंपल मतलब था, इसका क्लियर कट मतलब था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कंपटीटर ही नहीं था। मतलब इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनी जो थी वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी को यह अधिकार मिला था कि वही जो है वह ईस्ट की तरफ बिजनेस करेगी, और उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको जो है जॉन कंपनी भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका दूसरा नाम जॉन कंपनी भी है। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इसका सिंपल मतलब था कि इस चार्टर के सहारे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह समंदर को पार कर कर ईस्ट के देशों में जा सकती थी, और वहां से सस्ता सामान खरीद कर वह यूरोप में महंगे दामों में बेच सकती थी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजतनामा कब मिला कि वह इंग्लैंड से ईस्ट के तरफ के जो देश है वहां पर बिजनेस कर सकती है। तो 1600 में किसने दिया?
तो ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड के जो दूसरे कंपनी जो थे उसके साथ वह जो है कंपीट नहीं कर सकते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कंपटीटर ही नहीं था। जैसे मान लीजिए कि क्लास में आप अकेले स्टूडेंट हो तो आप ही टॉप करेंगे, तो वही बता रहे हैं। द कंपनी डिडंट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। कहता है क्या कि ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको जॉन कंपनी भी कहते हैं, इसको कंपटीशन का डर ही नहीं था। जो दूसरे जो ट्रेडिंग कंपनी जो थी इंग्लैंड की, उससे इसको कंपटीशन का डर ही नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। कहता है क्या कि उस जमाने में जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज होती थी वह इसी तरह से मुनाफा कमाया करती थी। दूसरे कंपनीज को रास्ते से हटाइए और अकेले बिजनेस कीजिए। आप दूसरे देश में जाइए, वहां से सस्ता सामान खरीदिए और यूरोप के देशों में महंगे दाम में बेच दीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया था। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुडंट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। कहता है कि ये जो शाही फरमान जो था, जो शाही घोषणा पत्र था, जो शाही इजाजतनामा जो था, उसने इंग्लैंड के दूसरे कंपनीज को ईस्ट की तरफ से बिजनेस करने से तो रोक दिया था ईस्ट के देशों में, लेकिन वह दूसरे यूरोपियन कंपनीज को कैसे रोक सकती थी? यह पॉसिबल नहीं था। बाय टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route in India in 1498. कहता है कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए भारत पहुंचता। तब तक जो है पुर्तगीज जो है वो भारत पहुंच चुके थे और वेस्टर्न कोस्ट में उनका दबदबा भी था, उनका प्रेजेंस भी था। इनका जो मेन सेंटर जो था वो गोवा में था। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले पुर्तगीज भारत पहुंच चुके थे, यहाँ पे वो बिजनेस कर रहे थे। सच्चाई तो ये थी कि यूरोप से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत किस तरह से आया जाए, समुद्री रास्ता कौन सा होगा, उसकी खोज वास्को ड गामा ने किया था। पुराने जमाने में आप देखिएगा कि जो ऑटोमन एम्पायर जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी और वह यूरोप के देशों को जमीन के रास्ते से भारत आने से रोक रही थी। मतलब आप उस जमाने में आप जमीन के रास्ते से भारत नहीं आ सकते हैं, तो यूरोप के देशों को बिजनेस करने में, भारत से बिजनेस करने में दिक्कत हो रही थी। तो वास्को ड गामा ने यूरोप से भारत किस तरह से आया जाए, समंदर के जरिए से उस रास्ते की खोज जो है वो वास्को ड गामा ने किया था। तो कहता है कि अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगीज पहले से ही भारत में थे, गोवा उनका मेन सेंटर था। बाई द अर्ली 17th century the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean। कहता है कि 17th सेंचुरी के दौरान डच भी जो है वह भारत से बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, इंडियन ओशन में ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहे थे। Soon the French traders arrived on the scene। और फिर आप देखेंगे कि जो फ्रांस के जो व्यापारी जो हैं वो अभी भारत आ जाते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, इसको हम लोग इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आप जब पढ़ाई करें तो जो है एक टर्म को जो है आप बेहतर तरीके से समझें। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को जहां से समझ में नहीं आया है उसको फिर से आप उसको रोकें, वहां पे फिर से आप उसको रिप्ले करें तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। चलिए
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।